हम काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि अगर कंज्यूमर ने अपने राइट प्रोटेक्ट करने हैं तो वो कंज्यूमर नंबर वन, एक तो वो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना चाहिए, और नंबर दो उसकी ग्रुप्स होने चाहिए। जो अकेला कंज्यूमर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितने ग्रुप्स के अंदर कंज्यूमर्स इफेक्टिव हो सकते हैं। थोड़ा सा हम आज कुछ एनालिसिस करते हैं। एक बैंकिंग ombudsman का इदारा है। ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर जो है उसके बैंक में अकाउंट होते हैं। ख़वातीन की परसेंटेज कुछ कम है, मेल की कुछ ज़्यादा है। आजकल ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ में तो आप विदाउट कोई भी ट्रांजैक्शन जो है विदाउट बैंक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दो दो किस्म की कैटेगरीज आती है, एक बैंकिंग चैनल्स होते हैं और एक नॉन बैंकिंग चैनल्स होते हैं। वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन वो हम उसका जिक्र या उसकी तफसील कुछ बाद में बताएंगे। ये जो बैंकिंग ombudsman है उसने अपनी 2023 की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कंग्रेचुलेट किया है कि आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, जिसमें 25,000 के करीब केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है, और जिसमें जो रिलीफ पहुंचाया है वो 1.6 बिलियन रुपीस, यानी कुछ 1.5 अरब रुपए के आसपास का रिलीफ पहुंचाया है। अगरचे विदाउट दैट थिंग कि ये कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वो जो रिलीफ का अमाउंट था उसके बेस के ऊपर कैलकुलेशन की जाती है एक्यूरेटली, इसकी डिटेल्स वगैरह हमें नज़र नहीं आती। वैसे भी हम अप्रैल के महीने में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई है ये अभी तक पब्लिक नहीं हुई। ये 2023 की रिपोर्ट है। पब्लिक का मतलब ये है कि उन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे रखी है और ना किसी और जगह पे ये अवेलेबल है। ये छोटी सी एक प्रेस रिलीज की सूरत में ये जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो बैंकिंग ombudsman का इदारा है ये कोई 2005 से चल रहा है अंडर डिफरेंट लॉज। हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ एक सिलेक्टेड एरियाज के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करता है, हर किस्म की बैंकिंग सर्विस पे नहीं करता। आप अगर इनकी वेबसाइट पे भी देखें तो वो क्लियर नहीं है, एक्सेप्ट कि एक एफिडेविट होता है जिसमें वो कंज्यूमर जो भी है वो जब सबमिट करता है एप्लीकेशन तो उसके साथ एक एफिडेविट भी करना होता है। यानी आपने कचहरी भी जाना है, वहाँ पे एफिडेविट भी करना है। 300-400 रुपए का आप एफिडेविट बनाएंगे, मैं वो टाइपिंग वगैरह के सारी फीस इसमें डाल के आपको बता रहा हूँ, और फिर उस एफिडेविट में करना कि ये कहीं और किसी और जगह के ऊपर ये केस पेंडिंग में नहीं है और आपने 45 डेज का दिया। भाई इतना हैसल करने की क्यों ज़रूरत है? आपको इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कंज्यूमर की है वो क्यों इन्हेंस करते हैं? आप छोटा सा उससे एक दफ़ा ले लें, जो ऑनलाइन फाइल करेगा उसके अंदर एक सिंपल सा प्रॉमिस ले लें कि ये केस किसी और जगह पे पेंडिंग नहीं है, और अगर फर्ज करें कि पेंडिंग हुआ या कहीं और डिसीजन हो चुका है इस बारे में तो वो उसकी जो केस है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ये आप कंडीशन रख दें तो कंज्यूमर को भी रिलीफ मिल जाएगा। इतने ख्वारी के अंदर उसको क्यों डालते हैं? अच्छा, जो प्रोसेस है इस एप्लीकेशन का वो ये है कि आपको मैंडेटरी है कि जिस बैंक ने रफली इन्होंने जो लिस्ट दी हुई है वो 30-33 बैंकों की है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट होगा एक सर्टन एरिया के अंदर तो आप उसके अंदर वो कंप्लेंट कर सकते हैं, और 45 दिन आपने इसका इंतजार करना। 45 दिन, 1.5 महीना आपने इंतजार करना है। उसके बाद आप तशरीफ लेके जाएंगे ombudsman के पास, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो। और ombudsman जो है वो तकरीबन 2 महीने लेगा और इससे बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। और उसके बाद ये बैंक्स को भी बुलाएगा और एमिकेबली इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाके इस जो भी इशू होगा उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी पहले बैंक में कंप्लेंट करेंगे, फिर ombudsman में करेंगे, फिर ombudsman के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी। सो ये इट्स ए कम्बरसम प्रोसेस। इस प्रोसेस को आई थिंक ज़्यादा शॉर्टन करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन उसके ऊपर हम जा रहे हैं। सो ये जो कंप्लेंट का मैकेनिज्म है ये इसको कम दिन में रिजॉल्व होना चाहिए। ऑनलाइन है, आपका वो बैंकिंग के अंदर एक पर्सन मौजूद है, जैसी कंप्लेंट हो आप उससे चेक करें, वो कई जगह पे वो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो सकती है।
अच्छा, जो हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है वो तकरीबन 2022 की रिपोर्ट है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो उसमें अच्छा एक और जो पॉइंट हम अच्छा एक और पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो कंप्लेंट है ये 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है उसके अंडर बैंक्स को मिनिमम 5 साल का जो है रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होती है, मैंडेटरी है ये। सो अगर आप 5 साल के बाद पीछे कोई कंप्लेंट करेंगे किसी इशू के ऊपर, तो बैंक आके कह सकता है कि भाई ये तो बहुत पुरानी है, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, और ये फिर इसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो जाती है। हमारे पास इस टाइम जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन की रिपोर्ट है ये 2022 की रिपोर्ट है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आपको नज़र आ रही है वो कि 4700 के करीब जो वो हबीब बैंक के खिलाफ कंप्लेंट्स गई हैं। और जो उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो यूनाइटेड बैंक के खिलाफ 4646 के करीब कंप्लेंट गई हैं। ये बड़े बैंक है और इनके खिलाफ ये कंप्लेंट जारी है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि अलाइड बैंक जो है उसके खिलाफ भी कोई 3000 से ज़्यादा कंप्लेंट गई हैं। 2000 से ज़्यादा कंप्लेंट जो है बैंक अल-फलाह के पास गई हुई है। बैंक पंजाब बैंक के खिलाफ कोई 600 की कंप्लेंट है। फैसल बैंक के खिलाफ कोई 1300 के करीब कंप्लेंट है। इसी तरह हबीब मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ 258 है, ऑन द लोअर साइड है। एमसी बैंक के खिलाफ जो है कोई 2500 के करीब कंप्लेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर आपने ये भी देखना है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, तो आपको नज़र आता है कि ये जो 2022 में अम्बुड्समैन कह रहा है उसके पास 30,000 के करीब कंप्लेंट उसको रिसीव हुई। अच्छा, इस 30,000 में से भी कोई 13,000 के करीब उसको यहाँ से रेफर की गई थी। ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है जहाँ पे आप कंप्लेंट करते हैं, तो वहाँ से इसको कोई 13,000 के करीब कंप्लेंट गई थी। तो रफली ये 27,000 कंप्लेंट्स की बात करी है जो इसने खुद रिसीव की, और बाकी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से आई। सर्विस इनएफिशिएंसी डिलेज वगैरह के अंदर कोई 5,000 के करीब हैं। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स वगैरह, ऑटो लोन्स वगैरह के इसमें कोई 3,500 के करीब कंप्लेंट बनती हैं। एटीएम्स के जो इश्यूज है उसके ऊपर भी कोई 23 से 100 के करीब कंप्लेंट आपको नज़र आ रही हैं। इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर कोई 2,500 के करीब है। फ्रॉड्स पैरेलल बैंकिंग के ऊपर आपके पास कोई 1,300-1,400 के करीब कंप्लेंट नज़र आ रही है। एडवांस लोन्स एंड डिपॉजिट्स के ऊपर 500 के करीब है। इंश्योरेंस के ऊपर 1,000 प्लस है। ग्रॉस डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी पे आपको 300 के करीब नज़र आ रही है। लॉकर्स के हवाले से 55 है। ज़कात डिडक्शन यानी आपने गलत किया 41% आपको कंप्लेन नज़र आ रही है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के अलावा हवाले से 47 है। करप्ट एंड मेलाफाइड प्रैक्टिस ऑफ द बैंक वो 52 है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं। लॉस ऑफ चेक के ऊपर 11 कंप्लेंट्स नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपको जो सर्विस रूल्स की वायलेशन में वो 168 कंप्लेंट्स नज़र आ रही है। यूटिलिटी बिल्स के मद में आपको 114 नज़र आ रही हैं, और मिसलेनियस कोई 499 कंप्लेंट है। अच्छा, ये जो कंज्यूमर रिड्रेस मैकेनिज्म है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म होता है, इसमें आपको एनालिसिस करने होते हैं। सो अनलाइक बैंकिंग अम्बुड्समैन जो ज़्यादा कंप्लेंट्स को समझता है कि लोगों का इसका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, बेसिकली इसकी जो ये रिपोर्ट है बजाय इसके कि ये अपनी वो तस्वीरें वगैरह लगा के और प्रोमोशनल रिपोर्ट एक पेश करें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि एनालिसिस करें। एनालिसिस में ये होता है कि लोगों को कंप्लेंट ही ना करना पड़े और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल एक बैंक से या एक इंस्टीट्यूशन से इन्हेंस होना चाहिए। लिहाजा आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है कि इतनी कंप्लेंट्स हुई थी और ये पॉलिसी लेवल के अंदर हमने फला फला बैंक के अंदर आपने इंटरवेंशन की और उसकी पॉलिसी को इम्प्रूव किया, और ये जो कंप्लेंट्स हैं इसका उस हेड के अंदर मैकेनिज्म या उस हेड के अंदर इसका नंबर कम हो गया। सो ये अम्बुड्समैन का ये है, लेकिन अम्बुड्समैन ने क्योंकि अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और मे बी इट्स रिटायर्ड लोगों के लिए एक हेवन सी बन जाती हैं, अक्सर हमने इदारों के अंदर देखा है। सो वो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को बड़ी बढ़ा चढ़ा के
पेश करता है 5 साल पहले कंप्लेंट की, बजाय इसके कि इसके अंदर एनालिसिस डीप होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस्म के नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है क्या थी, उसकी कैटेगराइज होनी चाहिए। ये बहुत जर्नल है, कोई समझ नहीं आ रहा। और उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंटिव पॉलिसीज इन्होंने क्या की। सो एनालिसिस, रिसर्च, ये अम्बुड्समैन को इसके ऊपर ज़्यादा करना चाहिए। एक और ख़बर जो हमारे बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तानी मार्केट में जैसे हमने पहले भी बताया था, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन इन्हेंस होती जा रही है। और ख़ास तौर पे जो BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, ये जो चाइनीज़ है और ये टॉप इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, इसकी भी एंट्री हो गई है। अच्छा, और ये जो कंपटीशन है ये पाकिस्तान जो दुनिया का जो कंपटीशन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में प्राइस में, वहाँ पे भी पाकिस्तान फिगर इन करता है। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल मार्केट से ख़बर आ रही है वो ये है कि जो अमेरिकन टेस्ला, उसने अपनी जो मेन उनके काफ़ी पॉपुलर हैं मॉडल, जिसमें मॉडल Y है, मॉडल X है, मॉडल S है, उसकी प्राइसेस जो है तकरीबन 2000 ईच कार की, ईच व्हीकल की वो रिड्यूस की है। सो ये जो प्राइस वार है उसमें लग रहा है कि जो चाइनीज़ कंपैरेटिवली कम प्राइसेस दे रहे हैं, सो ये दूसरी मार्केट्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो रहा है। और आप ये इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेट्स सी इसका पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर भी क्या असर होता है।